नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। तो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने यहाँ पे मिस नहीं करना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक आपका डोनर एरिया होता है और आपका एक रेसिपिएंट एरिया होता है। डोनर एरिया से आपके बालों को निकाला जाता है और आपके यहाँ पे ट्रांसप्लांट आपने करना है, वहाँ पे बालों को, वहाँ पे ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाता है। तो इस सर्जरी के दौरान आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे किसी भी तरीके की कोई भी सर्जरी होती है तो सबसे पहले यहाँ पे डर रहता है इन्फेक्शन का। तो वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट की भी अगर हम बात करें तो ये भी एक सर्जरी है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन का डर रहता है। तो ये आपने क्लिनिक क्लिनिक के ऊपर डिपेंड होता है। आपने देखना है कि जिस क्लिनिक पे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वहाँ पे प्रॉपर हाइजीनिक का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है, प्रॉपर यहाँ पे डिस्पोजेबल जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने देखनी है ताकि आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो लोकल एनेस्थीसिया जो आपको दिया जाता है, आपकी स्काल्प के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके स्कैल्प में नमनेस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है उसका आपकी बॉडी के ऊपर टेस्ट किया जाता है। सिंपली आपको वो कुछ मात्रा में एनेस्थीसिया है उसको इंजेक्ट कर देंगे आपकी बॉडी में। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करने को बोला जाएगा, आपको कहा जाएगा कि 1 घंटा वेट कीजिए, 30 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि उन्होंने चेक करना होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर उसका कोई भी रिएक्शन हो रहा है, एकदम से आपके रेडनेस देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े पिंपल्स होना स्टार्ट हो चुके हैं, आपको ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो अगर आपको ये सब कुछ हो रहा है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है। लेकिन काफ़ी कम केसेस होते हैं कि उनको यहाँ पे रिएक्शन हो। तो ये टेस्ट भी ज़रूरी है। अगर आपका आपका क्लिनिक ये टेस्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए। तो यहाँ से भी आपका पता चल जाता है, आपको क्लिनिक का पता चल जाता है कि क्लिनिक कैसा है। तो ये आपने मेक श्योर करना है। तो सबसे पहला यही है। उसके बाद आपकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद आपकी सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी के बाद की अगर हम बात करें तो आपको अपने स्कैल्प में नमनेस देखने को मिलेगी। आप स्कैल्प को फील करोगे ऐसे, तो आपको वहाँ पे फील नहीं होगा। तो इस नमनेस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी नॉर्मल है, इसमें आपने घबराना नहीं है, ये सबको होती है, ये एनेस्थीसिया की वजह से होती है। तो ये नमनेस की अगर हम बात करें जो 20 से 25 दिन भी रह सकती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, आपको शॉक लॉस हो सकता है। शॉक लॉस की अगर मैं बात करूं, जिस एरिया पे आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके आसपास वाले बाल आपके एकदम से झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक सर्जरी का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शॉक लॉस की, तो शॉक लॉस आपका एक टेम्परेरी होता है। तो ये सर्जरी के बाद आपका शॉक लॉस आपको देखने को मिलता है। शॉक लॉस की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो हेयर्स है वो उसकी रूट्स नहीं गिरती है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा आपका गिरता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शॉक लॉस को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे क्लिनिक आपको ड्यूरिंग सर्जरी यहाँ पे पीआरपी दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको शॉक लॉस नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको हेयर सिस्ट देखने को मिलेगी। हेयर सिस्ट की अगर बात करें तो वो पिंपल्स जैसे दिखते हैं, जिनका साइज 2 से 3 mm भी हो सकता है। सिस्ट की अगर बात करें तो ये कैसे होती है, जो अगर हम बात करें यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की, तो वो पर्टिकुलर कुछ एरिया कुछ डेप्थ तक होता है। अगर उससे ज़्यादा उसकी डेप्थ चली जाती है तो वहाँ पे आपको सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी टेम्परेरी होता है, 15-20 दिन के बाद आपकी सिस्ट भी आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी एक टेम्परेरी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट चीज़ हमको देखने को मिलती है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो 1 दिन के बाद मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिली थी। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया था उसके बाद अगले दिन भी मैं नॉर्मल था, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन मेरे को स्वेलिंग हो चुकी थी। तो स्वेलिंग की अगर हम बात करूँ तो आपके यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इसमें ग्रेविटी का काफ़ी ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। आपको हमेशा सीधा ही सोना है ताकि आपकी स्वेलिंग पीछे वाले एरिया में ही रहे। यहाँ पे अगर आप सीधा रहते हो या एक साइड पे सोते हो तो आपकी स्वेलिंग, यानी कि जिस साइड को ग्रेविटी होगी उस साइड आपकी स्वेलिंग जाएगी। अगर आप ज़्यादा ऐसे रहते हो तो आपको स्वेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो स्वेलिंग भी एक नॉर्मल चीज़ है जो कि आपकी 5 से 6 दिन रहती है, उसके बाद आपकी स्वेलिंग भी चली जाती है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है रेडनेस। जिस एरिया में आपका ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो उसकी स्किन का कलर अगर बाकी स्किन के साथ अगर हम मैच करें तो वो आपको
थोड़ी कंपेरेटिवली यहाँ पे आपको रेड रेड देखने को मिलेगी, तो ये भी एक टेम्परेरी है। महीने 1.5 महीने के बाद वो रेडनेस भी आपकी चली जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इचिंग भी हो सकती है। इचिंग भी पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। आपके नए एरिया में आपको इचिंग देखने को मिलेगी। आपको आपको अगर आपका नया नया ट्रांसप्लांट हुआ है तो मेक श्योर कीजिए कि आपने उसको स्क्रैच नहीं करना है। स्क्रैच करने से आपके जो नए ग्राफ्ट वहाँ पे लगे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने ज़्यादा तेज आपने वहाँ पे खारिश वगैरह नहीं करनी है, तो उससे आपके जो ग्राफ्ट है वो डैमेज हो सकते हैं। आपको सलाइन वाटर दिया जाता है, वो आपने कॉन्स्टेंटली स्प्रे करना है अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पे। और आपको एंटीसेप्टिक क्रीम दी जाती है जो कि आपने अपने डोनर एरिया में लगानी है, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। ये सब चीज़ें आपको इन्फेक्शन से बचाती है, तो मेक श्योर कीजिए कि वो जो एंटीसेप्टिक क्रीम आपको दी जाती है वो आपने लगानी है। और आपको जो सलाइन वाटर दिया जाएगा कॉन्स्टेंटली स्प्रे करने के लिए, उसका भी आपने यूज़ करना है। उसके बाद मेजर रिस्क की अगर हम बात करें तो जो कि परमानेंट रहता है, तो वो है आपकी हेयर लाइन। अगर आप कोई भी क्लिनिक को चूज़ कर रहे हो, अगर उन्होंने आपकी हेयर लाइन कुछ ऐसी बना दी है जो अननेचुरल देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा ऐसे शार्प सी, ऐसे अननेचुरल सी हेयर लाइन आपने बना दी है, तो वो परमानेंट रहेगी। उसको कोई भी इन फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, आपको एक और उसको चेंज करने के लिए एक और ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर क्लिनिक चूज़ कर रहे हो तो उसको वाइसली चूज़ कीजिए। उसके रिजल्ट देखिए सबसे पहले, उनके डॉक्टर्स देखिए कैसे हैं, उनके टेक्नीशियंस देखिए कैसे हैं, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीनिक का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले, क्योंकि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक बार हो गया, आपकी हेयर लाइन जो बन गई, तो वो आपकी परमानेंट रहेगी, उस पर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो मेजर रिस्क होता है वो आपका मेडिकेशंस का होता है। जो आपको मेडिकेशंस दी जा रही है उसका कोई साइड इफेक्ट आपके बालों के ऊपर तो नहीं आ रहा, आपकी बॉडी के ऊपर तो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट लगे, कुछ भी अगर आपको लगे, तो आपने डर्माटोलॉजिस्ट जो भी आपका डॉक्टर होगा उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि हमको ये साइड इफेक्ट लग रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पे साइड इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के। ऐसा सच कोई मेजर यहाँ पे रिस्क नहीं होता है हेयर ट्रांसप्लांट। इसे एक सेफ सर्जरी है। इसमें कोई भी मेजर रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपका कैंसर वाला एरिया है वो नीचे होता है, वहाँ पे आपकी सर्जरी नहीं होती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ सर्जरी है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होगा, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इन फ्यूचर और भी मैं वीडियोस लाऊंगा, आपको और भी सतर्क करने की कोशिश करूंगा हेयर से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर।